निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, संसदीय शासन भारत के उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। आपको पता है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन की है उसको ही ग्रहण किया गया। वो रोहित की जो माँ है उसकी बेटी है, उसकी पुत्री है ना। तो लड़की की माँ और रोहित आपस में भाई बहन है। तो उसने बोला चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है, तो चित्र वाली लड़की रोहित की क्या लेगी, भांजी लेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट में। ठीक, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा मॉक सीरीज चल रही थी, उसका जो थर्ड पेपर है वो किसी रीज़न की वजह से हमने अपलोड नहीं किया। तो आज वो पेपर ही अपलोड किया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है उसमें। इसके साथ ही आपको एक बात और करनी मुझे आपसे, जिस प्रकार से आपको पता है कि राज्य में जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा था अभी हाल ही के दिनों में, लगभग आपका पेपर लीक के बाद से जो भी आपकी बच्चों की मांग थी, या जो भी बेरोजगार संघ के साथ जो बच्चों ने अपनी मांग रखी है देहरादून में, आपको पता है कि गांधी पार्क में लगभग 8-9 दिन तक धरना प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और संवैधानिक तरीके से बच्चों ने वहाँ पे किया है ना। किसी प्रकार का व्यवधान बच्चों ने नहीं डाला, है ना। इसकी प्रशंसा वहाँ पे जो एसएसपी आए थे, डीएम आए थे, खुद जो धामी जी आए थे, उन्होंने प्रशंसा की है कि किस प्रकार से बच्चों ने अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से रखी है ना। तो चलिए, हमने धरना प्रदर्शन भी करा, हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी बच्चों का सपोर्ट करने, हम भी वहाँ पे बैठे थे, उनका सपोर्ट किया था, है ना। तो अंततः आपको पता है धामी जी को झुकना पड़ा और वो वहाँ पे गांधी पार्क में खुद आए थे, और जो भी मांग थी बच्चों की, बेरोजगार संघ के साथ जो भी मांग रखी थी बच्चों ने, वो उन्होंने स्वीकार की है ना। तो जिसमें प्रमुख मांग क्या क्या थी, ऐसे पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम की डेट घोषित की जाए। एक मांग थी जो भी केस इसी कुछ दिनों में जो है कुछ लोगों में बच्चों पर जो भी आरोप तय किए गए थे सरकार के द्वारा, वो केस वापस ले ली जाए। और जो भी ये जो एग्ज़ाम हुआ था अभी पटवारी का, और जो पीछे कुछ एग्ज़ाम हुए थे, उनकी सीबीआई जांच की मांग बेरोजगार संघ के द्वारा बच्चों के द्वारा की गई थी, उनको एक्सेप्ट किया है। और अभी जो है आपको पता है कि 1 महीने में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सीबीआई अपना काम कर देगी। संस्तुति तो धामी जी ने केंद्र को दे दी है, जितना मुझे पता चला है। इसके साथ ही लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने अपना काम कर दिया वहाँ पे धरना प्रदर्शन देके, अपना सपोर्ट देके, अब आपको अपने काम में दोबारा लौटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेपर तो दोबारा हो गए, है ना। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद से तो निश्चित है कि पेपर दोबारा होगा, ठीक है। और उसकी डेट कब घोषित होगी, सरकार कब पेपर करवाएगी, वो अभी थोड़े दिनों में, कुछ दिनों पता चल जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, है ना। जिस प्रकार से कुछ बच्चे भी घर में बैठे थे, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, कुछ बच्चे सपोर्ट करने के देहरादून में भी गए थे, चलो वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, है ना, तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन अब आपको तैयारी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे थे अब तक, उनको दरकिनार करते हुए, एक तरफ करते हुए, अपनी सारी ऊर्जा को आपको अपना जो भी आपका पेपर दोबारा होगा उसके लिए लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अपनी तैयारी दोबारा शुरू कर दीजिए, यही मुझे आपको कहना है, ठीक है। अब मैं अपनी वाणी में यहाँ पे विराम देता हूँ, तो बाकी हम देखते हैं पेपर थर्ड का आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का सही विकास का जो क्रम क्या है, ठीक है। हिंदी के सही विकास का क्रम क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका पहला वाला, ठीक है। इसका आंसर पहला, सबसे आपकी प्राचीन भाषा संस्कृत आती है, उसके बाद पाली के रूप में भाषा है, उसका विकास है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, और उसके बाद क्या है, प्रारंभिक हिंदी, है ना। प्रारंभिक हिंदी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका पहला वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंधु शब्द किस भाषा से संबंधित है, किस भाषा का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, आपका पुर्तगाली का है। तो एक बार ये पेपर में आया भी क्वेश्चन है, तो सिंधु क्वेश्चन आपका संस्कृत भाषा का, ठीक। अगर मैं एक बात करूं, हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदू, और आपका हिंदुस्तान, ये आपका हिंदुस्तान, ये किस भाषा के शब्द हैं आपके, फारसी के हैं, ठीक है। फारसी भाषा के कुछ और शब्द भी हैं, जैसे आपका आब, आतिश, खाना, मेहमान, मेहमान, ठीक। एक हो जाएगा आपका वक्त, बुनियाद, बुनियाद, खजाना, ठीक। अगर पुर्तगाली भाषा के शब्द की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट हम शब्द देख लेते हैं इसमें, क्या क्या हो जाएगा इसमें, कमीज, ठीक है, कमरा हो जाएगा, कमीज, कमरा, गोदाम, तौलिया, अलमारी,
चाबी, चाबी हो जाएगा, ठीक है। पिस्तौल हो जाएगा, काजू और आपका गोभी, काजू और गोभी। बाल्टी भी होता है, बाल्टी भी होता है, गमला भी होता है, ठीक है, तो गमला भी आता है इसमें, ठीक। ये सारे शब्द क्या है आपका पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक। इसका आंसर क्या था आपका पहला वाला, इसका आंसर आपका पहला वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका थर्ड क्या कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि उष्प या आपका ताड़नजात व्यंजन जो है किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है इसका आंसर होगा आपका कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक। अब उच्चित ताड़नजात व्यंजन के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा, ठीक है, दो आएंगे इसमें, धा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और एक किसके अंतर्गत आएंगे आपके टा वर्ग के अंतर्गत, तो दो याद रखेंगे, ताड़ाजात व्यंजन इनके कहते हैं, और इसका वर्ग आपका कौन सा टा वर्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये आपका शुद्ध वर्तनी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है, रीतिकाल। अब इसमें गलत क्या है आपका जो अंताक्षरी है, तो अंताक्षरी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अंत्याक्षरी, ठीक है। ये अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। अगर आशीर्वाद की बात करें तो शाह के ऊपर आ नहीं आता, जबकि वाह के ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा आपका आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाएगा। अनुग्रहित की बात करें तो अनुग्रहित लिखा जाता है आपका, इसमें आता है आपका री, ताकि नीचे आएगा आपका री, अनुग्रहित, ठीक है। तो ये आपके तीन सही शब्द हैं, आपका गलत पूछा था, सॉरी आपके सही शब्द पूछा था, तो सही आपका ये वाला है, बाकी इसके मैंने सही आपकी जो शब्दावली है वो कैसे लिखी जाती है बता दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि तन्मय का, तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तन धन में या आपका तप धन अय, या तत् धन में या आपका तन धन अमय, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका तत् धन मय, तत् धन मय, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका क्या सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आपका सिक्स। सिक्स क्वेश्चन है आपका कि लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय की बात हो रही है, तो लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय है वो है आपका अक, ठीक है, अक। अब लेखक शब्द में मूल शब्द क्या है, लिख, लिख धन अक, ठीक है। और लिख आपको पता है क्या होती है, आपकी धातु होता है, तो धातु में जो प्रत्यय जुड़ता है, धातु या क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ता है उस प्रत्यय का नाम आपको पता है क्या होता है, उसे कहते हैं आपका कृत प्रत्यय, ठीक। और लेखक जो शब्द बना है उसका नाम है आपका, ये हो जाएगा आपका कृदंत शब्द, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कृदंत शब्द, ठीक। और बाकी एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे आपने प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय पढ़े हैं, कृत प्रत्यय जब मूल शब्द धातु या क्रिया होती है, दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, जब मूल शब्द क्या आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मतलब धातु क्रिया के अतिरिक्त होते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भी कितने भेद होते हैं, आप ऑप्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ठीक है। चलिए ये वैसे मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा ऑप्शन में आपसे पूछा जाए, देखते हैं किन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण, प्रसिद्ध आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी है, कितनी मानी है, ठीक है। कृत प्रत्ययों की संख्या 30, 42, 50 या आपका 45, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42, ठीक है। संख्या आप याद रखेंगे, इसका आंसर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन आपके सामने असंगत कथन बताना है आपको, क्या बताना है इसे, असंगत बताना है, ठीक है। शब्द दे रखे हैं, शहद अरबी भाषा का है, ठीक है, किशमिश फारसी भाषा की है, ये भी ठीक है, पपीता, पपीता जो है पुर्तगाली भाषा का है, ये भी ठीक है। गुलकपाड़ा, गुलकपाड़ा दूसरी भाषा का है क्या, नहीं, आंसर ये है क्योंकि गुलकपाड़ा किसका है आपका पश्तो भाषा का है, ठीक है, पश्तो, पश्तो भाषा का आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से किया जा सकता है, ठीक, 5, 4, 3 या 6, क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका 5 प्रकार से, ठीक है। 5 प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं वो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आपका अव्यय। ठीक, बाकी भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है पता है आपको? 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र और परतंत्र। ये मैंने आपको बहुत बताया हुआ है ना? स्वतंत्र भाववाचक और परतंत्र भाववाचक। जिन संज्ञा शब्द में प्रत्यय नहीं होता है वो स्वतंत्र कहलाती है, जैसे आपका क्रोध। तो क्रोध शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा, मतलब क्रोध शब्द टूट नहीं रहा है, तो इसको स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये परतंत्र। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बूढ़ा धन पा, तो पा प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है? एक तरह से संज्ञा कह लो या विशेषण कह लो, तो जहां भी प्रत्यय लगा होगा उसको कहते हैं आपका परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या बताया मैंने? फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है उसकी विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं, परिमाणबोधक है, सार्वनामिक, संख्यावाचक है, आपका गुणवाचक। संज्ञा के ठीक पहले आते हैं, है ना? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे आपका यह है घर मेरा है, यह घर मेरा है, वह बच्चे क्या है? वह बच्चे मेरे। तो संज्ञा के पहले आता है यह वह। 2 प्रकार के होते हैं सार्वनामिक, एक मौलिक सार्वनामिक होता है और एक होता है आपका कौन सा? यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक, कहीं के 4 प्रकार भी है, इसके याद रखना। मौलिक होता है आपका यौगिक, ठीक है, 4 प्रकार के बच्चों ने पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया, सकर्म, इस वाक्य में कर्म होता है, ऐसी क्रिया वाला वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो महेंद्र सोता है, आपको पता है यह आपकी अकर्मक क्रिया होती है। नीलम नाच रही है, नाचना क्रिया कर्मक होती है। मीना बच्चे को सुलाती है, सोना या सुलाना क्रिया भी क्या होगी? आपकी अकर्मक ही होती है। अंकित पानी नहीं पी रहा है, पीना क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है हमेशा। पीना क्रिया क्या है? क्या पीता है? पानी। क्या पीता है? जूस। क्या पीता है? एक तरह से कह सकते हैं कुछ भी आपका, या दूध पीता है। तो जब भी क्रिया पे क्या क्वेश्चन करके आंसर मिल जाता है, क्या पीता है, आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्रिया कौन सी कहलाती है? आपकी सकर्मक। कर्म साथ में होता है, इसका आंसर क्या होगा? आपका चौथा वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 11। तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा आपका 12वां 12। ठीक, क्या है? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर या आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है या परिवर्तन नहीं आता है, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? अव्यय, संज्ञा, तद्भव या कोई नहीं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आपका पहला वाला। ठीक है, विकार के आधार पर आपको पता है शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है आपका अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी में आपको पता है जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है वो विकारी कहलाते हैं। ठीक है, और जिनमें परिवर्तन नहीं हो पाता वो अविकारी। विकारी में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। ठीक है, अविकारी में क्या क्या आता है? 4 प्रकार के आएंगे, संबंध बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका? पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन है आपके सामने कि मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इस वाक्य में निर्वाचक सर्वनाम मतलब शब्द के रूप में कौन सा कहलाता है? तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपको पता है निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा या कर्ता खुद के लिए करता है उस शब्द को कहते हैं निजवाचक। जैसे स्वयं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस कर्ता के लिए, कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या कहलाएगा? यही होगा आपका आंसर, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, या यह काम अपने आप भी हो सकता है। ठीक है, स्वतः भी हो सकता है। क्या क्या आ सकता है इसका शब्द? खुद, स्वतः, स्वतः आ जाएगा। ठीक है, और स्वयं भी आ सकता है, आप भी आ सकता है। ये सारे शब्द किसकी पहचान है? निजवाचक सर्वनाम की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन है कि अब गुंठन, अब गुंठन का क्या अर्थ है? अब गुंठन का जो अर्थ है, घूंघट है, अंगूठा, गांठ बांधना है आपका गूंथना। क्या हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका घूंघट। ठीक है, अब गुंठन का अर्थ क्या होता है आपका? घूंघट, पहला आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किससे शामिल किया जाता है भाई? मात्र उद्देश्य को, या मात्र उद्देश्य का विस्तार, या उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार, या आपका विधेय। आपको पता है वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है जिसको कर्ता कहते हो, एक विधेय होता है जिसको क्रिया कहते हैं।
तो उस उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? खाली कर्ता आता है, या कर्ता के बारे में जो कुछ विशेषता के रूप में कहा जाता है, इसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, वो भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, इसका आंसर होता है आपका उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार। होता क्या, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे नरेंद्र के पुत्र राम ने, नरेंद्र के पुत्र राम ने, नरेंद्र के पुत्र राम ने हिंदी पढ़ी, ऐसे लिख लेते हैं, हिंदी पढ़ी, ठीक है, हिंदी पढ़ी। तो इसमें जो उद्देश्य है, जो कर्ता है, वो क्या है? हिंदी किसने पढ़ी? जो आपका मूल शब्द, मुख्य शब्द है कर्ता के रूप में, वो राम है, इसको उद्देश्य कहते हैं। अब राम है कौन, राम कैसा है, या राम कौन है, इसकी जो विशेषता होती है वो आता है इसके आगे, उसको कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। तो राम का विस्तार क्या है? नरेंद्र का पुत्र है, इसके बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये होगा उद्देश्य का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार और उद्देश्य को सम्मिलित रूप से किसमें शामिल किया जाता है? उद्देश्य के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका? थर्ड वाला है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 16। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 16? 16 क्या है कि रचना के आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? आपको पता है रचना के आधार पे 3 होते हैं वाक्य के भेद। कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण होता है, एक संयुक्त भी होता है, संयुक्त भी होता है, और एक होता है आपका मिश्र, ठीक। कौन सा नहीं होता है? इच्छावाचक। तो इच्छावाचक क्या है? अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे आपके 8 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, नाम आप देख लीजिए, विधानवाचक होता है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, और आपका संकेतवाचक, संकेत वाचक, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के ना, ठीक है। इच्छावाचक इसी में आता है। तो विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मयादिबोधक, आज्ञा, इच्छा, संदेह और आपका संकेत, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17। 17 क्वेश्चन क्या है कि छील डालना, छील डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? ढील देना, झगड़े की स्थिति पैदा करना, या आपका खोल देना, आपका झगड़ा करना। तो इसका आंसर होगा आपका झगड़े की स्थिति पैदा करना कहते हैं छील डालन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 18 क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा क्या कहलाता है? भूतल का बाहरी बरामदा क्या कहलाता है? तिबारी, दंडियाली, निमदरिया, आपकी हट्टी, क्या कहलाता है भाई? तो इसका आंसर है आपका हट्टी, चौथा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 19। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 19, ठीक है। 19 क्या है? वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है, माँ का पर्यायवाची नहीं है। बोया होता है, या मैड़ी, जड़दार, या आपका बौ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बौ। बौ किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है आपका भाभी, ठीक है, भाभी को कहते हैं आपका बौ। बाकी जड़दारी, मैड़ी, बोया जो होता है आपका किसका होता है? वो आपका माँ का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है कि देवदर्शन, देवदर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा भाई? देवदर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? गंगा नहन, पंडित पढ़न, या हाथ लगन, या आपका डोरी लगन, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, ठीक है, डोरी लगन, डोरी लगन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 21, क्या कह रहा है 21? 21 क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में किस स्थिति को पारित किया गया? किस स्थिति को पारित किया गया था? किस स्थिति को पारित किया गया था भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे वो है आपका 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त। अब 1 अगस्त वाली डेट क्या है? लोकसभा में पारित हुआ है, ठीक है, लोकसभा में पारित। 10 अगस्त मैंने बता दिया, राष्ट्र में पारित मतलब राज्यसभा में पारित। और राष्ट्रपति के.आर. नारायण की स्वीकृति कब मिली इसको राष्ट्रपति की? 28 अगस्त 2000। बाकी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ है। और 2007 में जो है इसका नाम क्या हुआ? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया है ना, पहले उत्तरांचल था फिर उत्तराखंड कर दिया गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 22। 22 क्या है? 22 है आपका निम्न कथनों विचार करना, सही बताना, सही कथनों का चयन करना है। पहला क्या है? रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज, यशोदा मठपाल ने की, ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड, धनगल गांव रानीखेत में 1998 में MP जोशी व DS नेगी के सेक्शन में उत्खनन करवाया गया, ये भी ठीक है। मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य जो है 1887 में M मरखान द्वारा किया गया, ठीक है, ये भी। फिर आपका चौथा कथन है 12 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी जो अल्मोड़ा में शैलाश्रय अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है या मिला है, तो ये हो जाएगा आपका गलत।
गलत क्यों होगा कि 12 नर्तकों का नहीं मिला है, कितनों का मिला आपका 14, ठीक है 14, तो खाली चौथा गलत है, सही बताना था, तो पहला दूसरा और तीसरा आपका क्या है सही है, ठीक। इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला, थर्ड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 23 क्या है कि भूटिया जनजाति मुख्य रूप से मूल निवासी है, मतलब किस हिमालय की आपकी मूल निवासी है, ठीक है। आंतरिक हिमालय, बाहरी हिमालय, लघु हिमालय, आपका तिब्बती हिमालय, क्या होगा आंसर। आपको पता है भूटिया जनजाति जो आपके उत्तराखंड के उत्तरवर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय, मतलब उत्तर के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो, उत्तरकाशी की बात हो, आपका या चमोली की बात हो, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा आपका वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, है ना, आपका ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, और आंतरिक हिमालय भी उसी का उपनाम है, ठीक। इसका आंसर क्या आपका पहला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 24 क्वेश्चन क्या है कि उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में किन दो नदियों का संगम होता है, किन दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी बिलंगना, या भागीरथी जाड़ गंगा, या भागीरथी अस्सी गंगा, या भागीरथी ककोड़ा खाल, क्या होना चाहिए आंसर। पता है आपको कि भागीरथी और जलंधरी होता है ना, भागीरथी और जलंधरी का संगम होता है, जलंधरी, आगे जलंधरी तो ऑप्शन में है नहीं, तो अगर जलंधरी हो या ककोड़ा खाल हो भागीरथी के साथ, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, ठीक है, भागीरथी एवं ककोड़ा खाल। इसके अलावा जलंधरी भी होगा अगर तो वो भी आंसर होगा, ठीक है, कोई भी हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आपका चौथा वाला। 25 क्या है कि विष्णुवर्मन प्रथम किस वंश का आपका संस्थापक राजा था। 4 वंशों के नाम दे रखे हैं, ठीक, कत्यूरी, पौरव, पमार, या आपका चंद्र राजवंश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पौरव वंश, ठीक है। बाकी कत्यूरी वंश का संस्थापक आपको पता है, 3 परिवारों ने शासन किया है एक के बाद एक, तो संस्थापक आपको पता है बसंत देव है, और अंतिम कत्यूरी नरेश पूछता है तो वो जाएगा आपका सुभिक्ष राज देव, ठीक है, सुभिक्ष राज देव। अगर पवार वंश के संस्थापक की बात करता है तो वो जाएगा आपका कनकपाल। अगर चंद्र राजवंश के संस्थापक की बात करता है तो उसका नाम क्या है भाई, सोमचंद, है ना। किसी किसी इतिहासकार ने आपका थोवर चंद को भी चंद्र वंश का संस्थापक माना है, जो कि आपका 23वें नंबर का चंद्र राजा, ठीक। संस्थापक कौन है आपका इसका, सोमचंद मानेंगे आप, देखिए, है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 26, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 26 क्या है कि निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण दिए गए अंगों के साथ जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको गलत बताना है। पहला है गोखले, गोखले बाजू में पहना जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है आपका सुधमन, सुधमन जो आपका कान में नहीं, कान में नहीं पहना जाता, ये पहना जाएगा आपका, सुधमन की बात हो रही तो आपका ये हो जाएगा पैर, ठीक है, पहला है। सिउण सांगल तो ये आपका कंधे का ही है, और बुलांग, बुलांग आपका नाक का ही है, ठीक। आंसर क्या होगा भाई इसका, सुधमन, सेकंड वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट 27 क्या है कि बदला विवाह जो प्रथा है उसका प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है, भोटिया, जौनसारी, थारू, या आपकी राजी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थारू, ठीक। ये बदला विवाह होता क्या है, मान लीजिए आपके दो परिवार है, ठीक, और इस परिवार का जो आपका कोई लड़का है, तो इस परिवार के लड़के की शादी होती है इस परिवार की लड़की से, ठीक, इन दोनों की शादी होती है। अब हो सकता है कि इस परिवार में आपकी कोई लड़की भी हो, है ना, और इस परिवार का कोई लड़का हो जाएगा फिर, तो इस परिवार के लड़के की शादी भी इस परिवार की लड़की से कर दी जाती है, तो एक तरह से बदलने की प्रथा है, बदला, है ना, नाम क्या इसका, बदला विवाह, है ना, एक तरह से इसमें आप ये याद रख सकते हो, ठीक। तो एक ही परिवार में लड़का लड़की की शादी करवा दी जाती है, तो ये आपका बदला विवाह, इसका आंसर क्या आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 28 क्या है, 28 क्वेश्चन है आपका केशवराय मठ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ठीक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि केशवराय मठ जो उस समय का सबसे बड़ा मंदिर था ऐसा कहा जाता है, गढ़वाल का इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया, ये अलग क्वेश्चन है, और इस मंदिर का निर्माण जो है किस पवार शासक के शासन काल में किया गया, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका महिपति शाह, ठीक है। और राजा कौन था उस समय, किसके शासनकाल में, तो वो हो जाएगा आपका श्याम शाह, ठीक है। शासनकाल पूछेगा तो श्याम शाह, और किसके द्वारा पूछेगा तो महिपति शाह, है ना, श्याम शाह का जो आपका चाचा था महिपति शाह, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है आपको। कुछ बोलियों के नाम दे रखे हैं, पहला क्या है खसपरजिया, तो खसपरजिया बोली जाती है अल्मोड़ा की है, बिल्कुल ठीक है। दनपुरिया, तो दनपुरिया जो है आपकी ये चमोली की नहीं भाई, दनपुरिया जो बोली जाती है वो कहाँ की है भाई, किस जिले की है, बागेश्वर, गलत ही बताना है, गलत सेकंड हो जाएगा। बाकी थर्ड भी देख लीजिए आप, कुमैया, काली कुमाऊं, मतलब चंपावत के पास की है। चौथा रच भैंसी,
रच भैंसिया आपका क्या है, नैनीताल। ये भी आपका क्या है, ठीक, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 30। 30 क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कर सामने दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है आपको, ठीक है। तो शब्दावली दे रखी है आपकी, गढ़वाली शब्दावली, आपको इससे मैच करना है। अगर बात करें किसकी, किरमुल की बात कर लेंगे ना, किरमुल चींटी को कहते हैं, तो डी का है आपका तीसरा वाला। डी का क्या है, तीसरा वाला। तो डी का तीसरा कहाँ है, खाली यहाँ पे है, 2 1 4 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, धान। लैया का क्या होगा, सरसों। बौ का क्या होगा, भाभी। किरमुल का हो जाएगा आपका चींटी, ठीक। इसका हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर। आयोग शब्दावली से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। इस बार का जो पेपर हुआ था 21 सितंबर का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन उसने अच्छे पूछे थे, ठीक। तो शब्दावली आपको पढ़नी जरूरी है, अगर हिंदी में स्कोर करना है अच्छा, और ओवरऑल जो आपका स्कोर उससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो शब्दावली आप जरूर याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 31। 31 क्या है, किस एक नृत्य को केदार नृत्य, केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, मंडार, चाचरी, नागराज या आपका नरसिंह नृत्य। तो केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है वो हो जाएगा आपका मंडार, ठीक। इसका आंसर आपका क्या है, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 32। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी कर्णावती, है ना, रानी कर्णावती से संबंधित गलत बताना है, असंगत कथन का चयन करना है। पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, कि यह महीपति शाह की पत्नी थी। बिल्कुल ठीक है, महीपति शाह की एक योग्य रानी, एक योग्य पत्नी के रूप में इनको जाना जाता है। सेकंड क्या है, राहुल संकटयन ने इनको नागकटी रानी कहा गई। नागकटी रानी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या राहुल संकटयन ने कहा है, नहीं कहा है। किसने कहा है, शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल। गलत बताना, गलत सेकंड है। और देखते हैं, इनका महल जो था कहाँ था, नवादा में था, देहरादून में, ये भी ठीक है। चौथा था, इनके सेनापति का नाम माधो सिंह भंडारी। क्या था भाई, माधो सिंह भंडारी, बिल्कुल। महीपति शाह के सेनापति के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। और कर्णावती, कर्णावती के शासनकाल में भी इन्होंने क्या है, सेवा दी है सेनापति के रूप में, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा आपका, गलत बताना है, गलत हो जाएगा आपका सेकंड वाला ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 33। 33 क्या है, 33 क्वेश्चन है कि 1974 में हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा, या कल्याण सिंह रावत, या सतपाल महाराज जो राजनीति के क्षेत्र में जाने जाते हैं, या गोविंद वल्लभ पंत, या गोविंद वल्लभ पंत। इसका आंसर है आपका कल्याण सिंह रावत। ये मैती आंदोलन के जलन के रूप में भी जाने जाते हैं। और मैती आंदोलन आपकी डेट अगर पूछे, मैती आंदोलन की अगर ईयर पूछा है तो वो क्या है आपका 1995, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ था मैती आंदोलन, चमोली के ग्वाल दम से। और इस आंदोलन के दौरान इस आपका मैती आंदोलन में क्या होता है, कुछ लड़कियों का संगठन होता है जो पौधे रोपते हैं। जैसे एक लड़की की शादी होती है, तो शादी के दौरान मंडप में ही उसके मायके के द्वारा उसके घर में एक पौधा रोपा जाता है। फिर लड़की ससुराल चली जाती है, तो उस पौधे की जो देख रेख करते हैं उसके मायके वाले करते हैं। एक तरह से वृक्षारोपण या पौधे की वृद्धि से, या आपका एक तरह से हरियाली से संबंधित या आपको उत्सव भी कहलाते हैं मैती आंदोलन, ठीक। तो इसका आंसर क्या था आपका 33 का हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना है आपका 34। 34 क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है। मलबरी, या आपका टसर, या थर्ड मूंगा, या आपके सभी, ठीक। तो सही प्रकार के रेशम का इसमें उत्पादन होता है उत्तराखंड में, ठीक है। चाहे मलबरी हो, चाहे टसर हो, चाहे आपका मूंगा हो। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 35। 35 क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक। पहला क्या है, गूल, गूल के बारे में है कि खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई जो छोटी नहर होती है, छोटी सी नहर, उसे गूल कहते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है। बॉल, बॉल क्या होता है, पूल से छोटी नहर जो आती है, पूल से जो आपकी छोटी नहर जो होती है, ये भी ठीक है। चाल, चाल खाल योजना, चाल खाल योजना का संबंध जल स्तर के सुधार से होता है, ये भी आपके क्या है, ठीक है। तीनों ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे, ठीक है, सही बताना है आपको। तो वो कौन सा वाला हो जाएगा, 1 2 3, चौथा वाला, ठीक। इसका आंसर क्या होगा आपका चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 36। 36 क्या है, 36 है कि किस हवाई पट्टी का एक अन्य नाम माँ गंगा हवाई पट्टी है ना। माँ गंगा, गंगा नदी की बात हो रही है, भागीरथी नदी की बात हो रही है। तो याद करिए कि भागीरथी नदी के किनारे कौन सी हवाई पट्टी है, ठीक है। और भागीरथी नदी के बारे में आपको पता है, उत्तरकाशी से निकलती है, टिहरी में जाती है। उत्तरकाशी टिहरी फिलहाल 2 जिले आप याद कर सकते हैं, उन्हीं 2 जिलों में से एक में है आपकी हवाई पट्टी। तो कौन सी होगी वो, जैसा कि मैंने बताया दिया आपको, चिल्लानी सौड़ की बात हो रही है, और ये आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में, है ना। बाकी गौचर आपको पता है कहाँ है, चमोली। पंतनगर आपको पता है, ऊधम सिंह नगर।
नैनी सैनी आपको पता है कहाँ पे, पिथौरागढ़। एक आपकी पांचवी हवाई पट्टी भी आपकी जोलीग्रांट जो आपकी देहरादून में, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 37। 37 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य कथन, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन क्या है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना वो दे रखी है आपकी 12 फरवरी 2001। ठीक है, सेकंड उत्तराखंड जल संस्थान, जल संस्थान 26 अगस्त 2002, ये भी ठीक है। थर्ड है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड, पिटकुल, पिटकुल की बात हो रही है, पिटकुल की, तो ये आपका 17 जून 2004, ये भी आपका ठीक है। ठीक, सारे ऑप्शन इसमें ठीक थे, तो आंसर क्या होगा आपका चौथा वाला, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 38। 38 क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, 2003 में, 4 में, 5 में, आपका 6 में। ठीक, तो इसका आंसर क्या है 2005, जुलाई 2005। बाकी फूलों की घाटी के बारे में कुछ एक और फैक्ट अगर देखें तो इसकी जो खोज की थी 1935 1931 में फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने, किसने की थी भाई, फ्रैंक सिडनी स्माइथ। और इसका जो साथी इसके साथ आया था उसका नाम क्या था, होल्डस वर्थ। ठीक है, होल्डस वर्थ। और अगर इसके बारे में और बात करें, और 4 जुलाई 1939 में जॉन मार्गरेट लेक, जॉन जॉन मार्गरेट लेक फूलों की घाटी का अध्ययन करने आई थी, जो इनका पैर फिसला था और यहीं पे इनकी समाधि भी है ना। तो कब इनका निधन हुआ था, 4 जुलाई 1939। अगर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था आपका 1982। यहाँ पे फूलों के खिलने का समय क्या है, मुख्य रूप से फूलों की विविध प्रजाति आपकी देखने को मिलेगी, वो है आपका जुलाई से सितंबर। ठीक, तो कौन सी आपकी, आपका महीना कौन सा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। ठीक है, एक बार ये भी पूछा था क्योंकि जॉन मार्गरेट लेक की समाधि यहाँ पे है, तो समाधि के शिलापट पर क्या लिखा हुआ है, पूछा था, वो कथन दे रखा था और पूछा था कि वो जो कथन है आपके किस स्थान से संबंधित है। लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ ये है कि मैं आंखें उन पर्वतों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। ठीक है, क्या है कि मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर उठाऊंगी या देखूंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। तो ये कथन फूलों की घाटी में इनकी जो आपकी वो है समाधि है, आपके जो शिलापट पत्थर लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी आप याद रखिए। इसका आंसर क्या था आपका थर्ड बात। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में किस कार्तिकेयपुर राजा के शासनकाल में हुआ था, इस राजा के शासनकाल में, इष्टगण है, निम्बादेव, बसंत देव है आपका, ललित सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इष्टगण। ठीक है, इष्टगण, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप क्योंकि शंकराचार्य जी हमारे जो है सनातन धर्म की स्थापना के लिए उत्तराखंड में जाने भी जाते हैं, हिंदू धर्म की पुनः स्थापना करते हैं एक तरह से। तो शंकराचार्य जी हमारे क्या है, ईस्ट है, ईस्ट का मतलब हमारे प्रमुख हैं, हमारे प्रमुख एक तरह से कर्ता धर्ता के रूप में आप जान सकते हैं कोई ईस्ट, तो ईस्टगण आपका याद रखना आपका। अगर निम्बरदेव की बात करें, निम्बरदेव के बारे में अगर क्या है, निम्बरदेव आपको पता है कि द्वितीय परिवार कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित द्वितीय परिवार, ये आपका निम्बर वंश का संस्थापक है। ठीक है, निम्बर वंश का संस्थापक, और जागेश्वर में विमानों का निर्माण करता भी ये है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण करता, विमानों का निर्माण करता। बसंत देव की बात करें तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक आपका यही है ना, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक या प्रथम परिवार का संस्थापक भी इसको कह सकते हैं। ललित सूर्य के बारे में बात करें, इसका एक और पॉइंट है किसका, निम्बर का, शैव मत का अनुयायी, शैव मत का अनुयायी है। ललित सूर्य के बारे में क्या है, कार्तिकेयपुर वंश का आपका सबसे प्रतापी और शौर्यवान नरेश है। ठीक है, शौर्यवान नरेश है। और सर्वाधिक ताम्र अभिलेख भी इसी राजा से हैं, सर्वाधिक ताम्र अभिलेख किस राजा के हैं, इसी राजा के ललित सूर्य के। ठीक, तो ये सारे फैक्ट भी आप साथ में याद रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, असंगत बताना है आपको, गलत बताना है। ग्वालदम युद्ध बलभद्र शाह रुद्रचंद, ठीक है, सिरमौर युद्ध ललित सूर्यदेव, ललित शाह होगा ये, है ना, ये ललित शाह है, इसको ललित शाह करेंगे आप। ठीक है, ललित शाह सिख, ये भी ठीक है। बगवाली पोखर ललित शाह मोहन चंद, ये भी ठीक है। दुधौल युद्ध ज्ञानचंद और प्रदीप चंद,
ये आपका हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, क्योंकि दुधौली युद्ध जो आपका 1703 में हुआ था, 1703 में हुआ था, वो ज्ञानचंद ठीक है, चंदों में ज्ञानचंद है, लेकिन पवान नरेशों में उसका नाम है फतेह शाह। क्या है? फतेह शाह। अगर ग्वालदम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका ग्वालदम युद्ध 1581 में। और सिरमौर और बगवाल युद्ध की बात करें तो दोनों की डेट आपकी 1779 है, 1779 है, ठीक है। अगर इसकी बात करें आप, ये वाला ग्वालदम युद्ध, वैसे डेट 1581 है, लेकिन 1591 भी किसी एक व्यक्ति ने कही है, किसी एक इतिहासकार ने कही है, उनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। ठीक, अगर शिव प्रसाद डबराल का नाम देकर पूछता है कि ग्वालदम युद्ध की डेट क्या है, तो 1591 में हो जाएगा। बाकी ऐसी युद्ध का डेट पूछता है आपसे तो 1581 ही आप करेंगे, ठीक है। इसका आपको गलत बताना था, गलत हो जाएगा आपका चौथा वाला। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 41। 41 क्या है? कि प्रतिवर्ष 9 सितंबर को 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। कथन दो है कि वर्ष 2024 में 24 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी? हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो खाली पहला वाला ठीक है, और वो किसमें आपका कथन एक सही है। इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। थीम थी इसकी सतत हिमालय, प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, ठीक है। सतत हिमालय, प्रकृति और संस्कृति का आपका संरक्षण। तो इसका आंसर आपका पहला वाला है खाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42। 42 क्या कहता है? 42 है आपका कि चंदों की दूसरी राजधानी, पहली आपको पता है चंपावत थी, दूसरी बनाई गई थी अल्मोड़ा आलमनगर। तो किस नदी के तट पर थी वो? किस नदी के तट पे थी? पश्चिमी रामगंगा, कोसी, सरयू आपका, या गौला नदी? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 43। 43 क्वेश्चन क्या है? 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दे रखे हैं, सामने दे रखी है, तिथि मैच करना है आपको। अगर कारपेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1936 है। राजा जी की अगर बात करें वो 83 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आपका चौथा है, तो पहले के चौथे में दोबारे हैं। तीसरे का दूसरा, तो तीसरे के दूसरे में आपका खाली पहला वाला आ रहा है, आंसर होगा पहला वाला। 4 1 2 3, 4 1 2 और आपका 3, ठीक है। गोविंद हो जाएगा 1980 और गंगोत्री हो जाएगा 1989। आपको पता है उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 6 वन्य जीव विहार है, ठीक है। चलिए आंसर इसका क्या है? पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 44। 44 क्या है? प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एरोमा पार्क नीति कब घोषित की गई? एरोमा पार्क नीति 2014 में, 18 में, 15 में, या कोई नहीं। एरोमा पार्क नीति की जो आपकी तिथि है वो आपका 2018, ठीक। इसमें कुछ और तिथियों के नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति ये कब की आपकी? 2013। अगला बात करें मेगा टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी ये कब की आपकी? 2014 की। राज्य फिल्म नीति, राज्य फिल्म नीति आपकी 2015। मेगा फूड पार्क, मेगा फूड, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति ये होगी आपकी 2015। स्टार्टअप नीति अगर बात करें, स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप नीति आपकी 2018 है। पर्यटन नीति, जो नई पर्यटन नीति है पहली आपकी 2018 है, नई वाली क्या आपकी 2023 है। एक इसमें और याद रखेंगे आपका पिरुल नीति, पिरुल नीति वो भी आपकी क्या है? 2018, ठीक है। तो कुछ मैंने आपकी नीतियों के नाम दिए, क्या क्या है? उत्तराखंड सौर ऊर्जा विकास नीति 13 हो जाएगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी वो 2014 है। राज्य फिल्म नीति 2015। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति वो 2015 है। स्टार्टअप नीति 2018 है। पर्यटन नीति बात करेंगे 2018 है, उसका संशोधित रूप या आपकी नई जो पॉलिसी है वो आपकी 2023 की है, ठीक है। बाकी पिरुल नीति वो आपकी 2018 की होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 45। 45 क्वेश्चन क्या है? 45 है कि कारपेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य से प्रवाहित होने वाली फ्लेन नदी कौन सी भाई? फ्लेन नदी किसकी सहायक नदी है? गौला, पश्चिमी रामगंगा की, कोसी की, या आपकी मालनी नदी की? तो फ्लेन नदी जो आपकी सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी किसकी? पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की।
बाकी नैनीताल की उधम सिंह नदी जो गौला है वो भी आपकी जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की है। कोसी की बात करें तो ये भी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। लेकिन जो मालनी है, जो आपकी कौन सी है, मालनी, जिसके तट पर आपका पौड़ी का कर्ण आश्रम है, तो मालनी किसकी सहायक है भाई, तो ये हो जाएगी आपकी गंगा की सहायक, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 46। 46 क्या कह रहा है कि उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है, चीड़ या आपका बांज है, या देवदार, या आपका हल्दी का पेड़। तो वरदान जो कहते हैं वो कहते हैं आपका बांज, ठीक है, बांज। इसके साथ ही मैं इसके जो कुछ वैज्ञानिक नाम, वनस्पति जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। कभी कभी आयोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, आपको पता हो, ठीक। अगर मैं किसकी बात करूँ, चीड़ की, तो चीड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी। बांज का नाम जो आपका है, बांज का नाम हो जाएगा क्वेरकस, क्वेरकस यूकोटाइको, यूकोटाइको आपका फोरा, ठीक है। देवदार का नाम है आपका सिड्रस, सिड्रस देवदारा, सिड्रस देवदार। तीन के नाम मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। चीड़ का क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गी, बांज का क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा, देवदार का सिड्रस देवदार, ठीक। इसका आंसर बाकी मैंने बताया आपका क्या है, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट, जो आपका है 47। 47 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको गलत बताना है। तो डैम दे रखे हैं और सामने दे रखे हैं कुछ नदियों के आपके नाम, गलत बताना है। तो गलत किसमें हो जाएगा आपका, चौथा वाला। कैसे, क्योंकि यासु बांध जो है अलकनंदा पर है, ठीक है, किस पे भाई, अलकनंदा पर है। खटीमा ठीक है, ऊधम सिंह नगर में है शारदा नदी पर। धोरा बांध किच्छा नदी, ये भी आपका ऊधम सिंह नगर में ही है। बाकी उस्सालू बांध पड़ता है, ये पड़ता है आपका पौड़ी में। बाकी मेलखे डैम पिंडा नदी, और ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, चमोली में, ठीक। गलत बताना था, वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 48। 48 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अल्मोड़ा जनपद के विषय में सत्य नहीं है, गलत बताना है। पहला, अल्मोड़ा जनपद कोसी व सुयाल नदियों के मध्य स्थित है, कोसी व सुयाल नदी के बीच में। सेकंड है, क्षेत्रफल के आधार पर यह जनपद जो है छठा सबसे बड़ा जनपद, छठा नहीं है, जबकि सातवां सबसे बड़ा जनपद है, ठीक है। पहला आपको पता है चमोली है, दूसरा आपको उत्तरकाशी पड़ता है, ये वाला गलत है। थर्ड क्या है, अल्मोड़ा में ताम्र नगरी और मरचूड़ा को पीतल नगरी कहा जाता है, ये भी ठीक है। चौथा, महाअवतार बाबा जी गुफा जो है अल्मोड़ा के द्वारा हाट में स्थित है, ये भी आपका ठीक है। गलत बताना है तो गलत हो जाएगा आपको कौन सा, सेकंड वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 49। 49 क्या कह रहा है, 49 है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे, उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे, इनको धुरा भी कहते हैं, पास भी कहते हैं, दर्रे भी कहते हैं, गिरिद्वार भी कहते हैं। तो किस जनपद में पाए जाते हैं, चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, या चंपावत में। तो इसका आंसर है आपका क्या, पिथौरागढ़, ठीक। सबसे ज्यादा दर्रे पिथौरागढ़ में आपके स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50। 50 क्या है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में स्थित मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो मंजियाली का सूर्य मंदिर हिमाद्री नागर पुष्पक है आपका कत्यूर, तो ये है आपका पुष्पक शैली, ठीक है। पुष्पक शैली के साथ एक और पॉइंट याद रखिए, जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है ये उत्तरकाशी के रवाई घाटी पड़ता है, कहाँ पे, रवाई घाटी में। और किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे होता है, कमल घाट, जिसको आप कमल नदी के रूप में जानते हैं, जो आपकी यमुना की साइड, जो आपकी नौगांव में मिलती है, यमुना में कमल नदी, ये वाला है। रवाई घाटी हो जाएगा, कमल नदी हो जाएगा, पुष्पक शैली में आपका मंदिर है, ठीक। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 51 क्या है कि स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है किसे, पौड़ी, कोटद्वार, रानीखेत या चित्रशीला। तो ये जाना जाता है, ये जाना जाएगा आपका कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार। बाकी कोटद्वार को आपको पता है गढ़वाल का द्वार भी कहते हैं, गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। रानीखेत पर्यटकों की नगरी के रूप में जाना जाता है, पर्यटकों की नगरी भी इसको कहते हैं। चित्रशिला, इसका जो नाम है वो रानी बाग के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, क्या है, रानी बाग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52। 52 क्वेश्चन क्या है कि किस तिथि को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा नदी, यमुना नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर वैधानिक प्राणी, क्योंकि इसकी महत्ता काफी है ना भारत में, तो वैधानिक प्राणी का दर्जा दिया है,
ताकि कम से कम क्षति हो सके इस नदी को, कम से कम दूषित हो सके। तो वैधानिक प्राणी का दर्जा देने का फैसला, तिथि बतानी है आपको, 17 है 2016, 2015 है 2020, क्या होना चाहिए? इसका आंसर है आपका 2017। याद रखो 17 से खतरा, इस नदी को दूषित होने का खतरा है, तो इसलिए कोर्ट ने इसको वैधानिक प्राणी का दर्जा दिया है। ऐसे भी याद रख सकते हो। आंसर क्या है इसका? पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 53। 53 क्वेश्चन क्या है? 53 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कोर्ट की सहायता से सही बताना। ठीक है, सही उत्तर। पहला है डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इस पुल का उद्घाटन 9 नवंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया था। डेट ठीक है इसकी 8 नवंबर 2020, 9 नवंबर से एक दिन पहले की 2020। ठीक है, ये भी आपका क्या है? ठीक है, तो आपको इस तरह बताना है, लेकिन ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है। ठीक है, तो सही व्याख्या नहीं करने वाला फैक्ट हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बी। ठीक, इसका आंसर क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 54। 54 देखते हैं क्या क्या है। 54 है कि कश्मीरी हाट नामक जो पर्यटन स्थल है, कश्मीरी हाट नामक जो पर्यटन स्थल है, एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है, तो किस जिले में है, किस जिले से संबंधित है? उत्तरकाशी है, चमोली, पिथौरागढ़ या आपका रुद्रप्रयाग। अगर किसी को याद हो तो आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, इसमें कुछ स्थानों के नाम दे रखे थे और सामने दे रखे थे आपके जिलों के नाम, तो उसमें ये भी था। तो कश्मीरी हाट जो है वो हो जाएगा आपका किस, कहाँ हो जाएगा? चमोली में। ठीक, कश्मीरी हाट कहाँ भी? चमोली में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 55। 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताइए कि आपका कौन सा कथन सही है, सही बताना है आप। ठीक, पहला है नौठा कौथिग उत्सव। नौठा जो कौथिग उत्सव है चमोली के आदि बद्री में मनाया जाता है। ठीक है, नौठा कौथिग को हिमालय उत्सव भी कहते हैं, हिमालय का उत्सव है, ये भी ठीक है। पूर्व समय, पहले समय में नौठा कौथिग उत्सव में जो है पत्थरों का युद्ध, पाषाण युद्ध के रूप में मनाया जाता था। जैसे भगवान होता है आपका देवीधुरा वाला। ठीक है, ये भी आपका ठीक ही है। तो सही बताना, सही तीनों हैं, 1 2 3। कहाँ पे 1 2 3? चौथे वाले। ठीक है, 1 2 3 आपके सही है, आंसर हो जाएगा चौथे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 56। 56 क्या है? 56 है कि उत्तराखंड ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत, आबकारी नीति के तहत पहला वाइन उत्पादन केंद्र कहाँ शुरू किया? पहला वाइन उत्पादन केंद्र कहाँ शुरू किया? कोटद्वार, रानीखेत, मंगलौर या रायपुर? इसका आंसर आपका कोटद्वार। करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन यहाँ पे डाला, और भी आएंगे, पहला ही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 57। ठीक, कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कितने करोड़ का बजट पेश किया गया था? कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, कितना? पहला वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1,01,175.33 आपका करोड़। ठीक, 57 का हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 58 कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तीसरा तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तृतीय क्षेत्र का योगदान तो वो हो जाएगा आपका क्या? 46.71%। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। सेकंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान। ठीक है, हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का योगदान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59। 59 क्या है? 59 है कि आपका यू कॉस्ट के महानिदेशक कौन है? दुर्गेश पंत है, महेंद्र पंत, रविशंकर या सुभाष शर्मा? तो इसके जो आपके महानिदेशक है यू कॉस्ट के, वो हो जाएंगे आपके दुर्गेश पंत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 60। 60 क्वेश्चन क्या है? चुड़पुर। चुड़पुर जो है किस एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है? चुड़पुर की बात हो रही है, तो विकास नगर देहरादून का है, रामनगर का है, प्रताप नगर का है या जसपुर? तो इसका आंसर है आपका विकास नगर। ठीक है, बाकी रामनगर को क्या कहते हैं भाई? रेमजे नगर भी कहते हैं। प्रताप नगर, जसपुर का नाम शाहजाफर है, शाहजाफर। प्रताप नगर को डांगधार कहते हैं। ठीक है, तो 60 का जो ये है, ठीक है, ठांग ठांग धार। ठीक, ठांग धार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। ठीक है, 61 क्या है कि किस वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या आपका अथर्ववेद? इसका क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, यजुर्वेद। अगर सामवेद की बात करें
तो इसका जो उद्देश्य है, इसका विषय है मंत्रों की गायन, मंत्रों का गायन और उपासना से संबंधित विषय है इसमें, ठीक है, मंत्रों का गायन और उपासना। ऋग्वेद की बात करें तो देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र है इसमें, देवी देवताओं की स्तुति में मंत्र है ना। अथर्ववेद की बात करें तो चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन से संबंधित इसमें मंत्र है, ठीक है, दर्शन के आपके मंत्र, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के इसमें मंत्र है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। 62 क्या है? 62 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ये प्राचीन नाम दे रखे हैं और वर्तमान नाम नदियों के दे रखे हैं, मैच करना है आपको। अगर वितस्ता की बात करें तो वितस्ता नाम है किसका? झेलम का। आस्किनी की बात करें, अस्किनी, आस्किनी और चिनाब का ही है। पुरुषिणी की बात करें तो आपका रावी हो जाएगा इसका। और विपाशा की बात करें तो व्यास, ठीक है। आमने ही सामने वाले से आंसर लिख रखे हैं, सही दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 किसमें आ रहा है आपका? पहले वाले, ठीक है, 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा देखते हैं आप? 63 है, ठीक है। 63 क्या है कि शुद्धाद्वैत मत के आचार्य कौन है? शुद्धाद्वैत के आचार्य पूछ रहा है। रामानुज, आनंद तीर्थ, निम्बार्क के आपका वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर आपका क्या है? वल्लभाचार्य, ठीक। अगर रामानुज की बात करें तो इनसे संबंधित जो आपका मत है वो विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ठीक। एक आता है आपका अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये आता है आपका शंकराचार्य, ठीक। अद्वैतवाद किसका? आपका शंकराचार्य का। और द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद होता है आपका निम्बकाचार्य का। किसका? निम्बकाचार्य का, ठीक। तो विशिष्ट से याद कर सकते हो आप। विशिष्ट, विशिष्ट कौन है? हमारे भगवान राम है। विशिष्ट मतलब विशेष, ठीक, सामान्य से अलग जो होता है। अद्वैतवाद से याद कर सकते हो आप आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, आदि से अद्वैत, बाकी शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद आपका है निम्बकाचार्य, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है आपका? चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 64। 64 क्या है? 64 है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? भारत का, ठीक है। 4 ऑप्शन है। हर्ष है, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्मन या आपका हेमचंद विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद विक्रमादित्य, इसे हेमू भी कहते हैं। हाँ, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें, अगर उत्तर भारत का पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन या आपका हर्ष, ठीक। चलिए 65 क्वेश्चन है आपके सामने है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है आपको, ठीक है। पहला क्या है? ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, गलत है, क्योंकि निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और चौथी, 5वीं मंजिल का निर्माण बाद में जो कराया था टूटने के बाद, वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला इसे लाख बख्श कहते थे, जो कि लाखों का दान देता था, ये दानशील राजा भी है, ठीक है। 1208 में चौहान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। चौहान जिसको आधुनिक पोलो के समान माना जाता है, तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 1208 में नहीं हुई थी, वो हुई थी आपकी 1210 में, ठीक है। तो उससे आपका फोर्थ वाला भी हो जाएगा गलत। तो सही कौन सा आपका? पहला और तीसरा। पहला तीसरा सही है, सही बताना था आपको। पहला तीसरा आपका क्या है? सही है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 64। क्वेश्चन नंबर क्या है? 65, सॉरी 65 तो हमने करा था, अब है 66 क्वेश्चन नंबर, ठीक। असंगत कथन, असंगत कथन का चयन करना है, गलत बताना है। पहला है दीवाने को ही, दीवाने को ही, ठीक है, कृषि विभाग है और ये हुआ था हमारा एमबीटी। किसके शासनकाल में आपका घटना है? किसके शासनकाल में घटित हुआ था आपका एमबीटी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, बलबन का शासनकाल आ जाएगा, बलबन, ठीक है। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान राजस्व विभाग नहीं है, ये था आपका कौन सा? ये था आपका दास विभाग। क्या था? दास विभाग। और इस दास विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो दास जिसके शासनकाल में थे, या दासों को रखता था या खरीदता था, उसके बाद उसका पालन पोषण करके उनसे कार्य आदि अपना कार्य आदि करवाता था, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है? थर्ड वाला, गलत बताना था, तो हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 67। 67 क्या है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रवादी भारत, या लोक गणराज्य, या लोक प्रभु सत्ता, या चौथा हम भारत के लोग।
तो आपको पता है भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग से। ठीक, चलिए 68 क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, संसदीय शासन भारत के उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। आपको पता है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन की है उसको ही ग्रहण किया गया है, ये आपको गलत दे रखा है। कारण है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को ग्रहण किया गया। क्या है भाई, किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, ये गलत है परंतु आर क्या है, सही है, चौथा वाला आंसर होगा सर। ठीक है, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला। नेक्स्ट क्या है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान है मान्यता प्रदान करता है किसे, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई, धार्मिक भाषाई दोनों, या धार्मिक भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यकों को, किसको आपका मान्यता प्रदान करता है भाई, तो इसका हो जाएगा धार्मिक भी हो जाएगा और आपका भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 70 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है, 10वीं आपकी जो अनुसूची है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, दल बदल। और आपको पता है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है, वो है संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, संघ की राजभाषा संबंधित आर्टिकल क्या है आपका 243(1). आपकी पता है संघ की भाषा आपकी हिंदी और लिपि क्या है आपकी देवनागरी, लिपि क्या है देवनागरी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा संबंधित आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल 370। ठीक, तो आपका सही बताना था, वो हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 71 क्या है, 71 है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, शामिल किया गया था 71, 1972, 1974 या 1975। इसका आंसर है आपका 1974। ठीक है, 71 का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। इसमें और क्या फैक्ट है, ठीक है, सहयोगी राज्य के रूप में, सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया कब किया गया इसको, जो मैंने आपको डेट बताई, और 35वां राज्य था सहयोगी राज्य के रूप में शामिल होने वाला। ठीक है, कब 1974। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला इसको, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला आपका इसको 1975 में। ठीक, 1975 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 72। क्या कह रहा है 72 क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 12 से 39, सॉरी 15 से 39 है आपका, 16 से आपका 40। तो आपको पता है जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो आपके अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं वो आपका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से 35 इसका आंसर है पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 73 क्या है, 73 कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना एवं सुधार। उपरोक्त कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, किस अनुच्छेद से आपका रिलेट करता है, आर्टिकल वो है हो जाएगा आपका 51 थर्ड वाला 51A। अब आर्टिकल 21 में क्या है, 21 में जो है वो जीवन, मूल अधिकार का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, 43A में क्या है, 43A की बात करूं तो उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों, अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, आई थिंक क्या है, ठीक है राष्ट्रपति का कार्यकाल ही है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, तो 21 में मैंने क्या बताया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपका 43 उद्योगों में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों और अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और आर्टिकल जो आपका 4 है वो है 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। बाकी इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, थर्ड वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक, संरचनात्मक, खुली, अदृश्य या घर्षणात्मक। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य, या इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं।
ठीक है, छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। क्योंकि कृषि में क्या होता है, मान लो कि घर के 3 लोग कार्य कर रहे हैं, तो 3 लोग भी कृषि में मान लेते हैं कि 5 किलो गेहूं का उत्पादन हर महीने कर रहे हैं, है ना। तो समय काल कुछ भी निर्धारित कर सकते हो, 5 किलो गेहूं हर महीने उत्पादित करते हैं 3 लोग। अब मान लेते हैं कि घर के 2 अन्य सदस्य भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। शामिल तो वो हो गए, कार्य तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कृषि का उत्पादन है, कुल उत्पादन वो बढ़ा नहीं। हर महीने 3 किलो उत्पादन पहले होता था, इस महीने भी या अगले महीने भी क्या है 3 किलो उत्पादन हो रहा है आगे भी। तो इस तरह से वो काम तो करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि कुल प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसको कहते हैं आपका छिपी बेरोजगारी। काम करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी वो नहीं कर रहे होंगे, इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। 75 क्या है? 75 है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, एक संयुक्त सूचकांक है। इसमें कौन कौन से घटक आपके शामिल हैं? ठीक, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षा और प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3 घटक इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए 76 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में नेशनल इनकम है, उसकी गणना किस विधि का उपयोग करके जो की जाती है। ठीक है, 3 विधियां दे रखी हैं, उत्पादन या उत्पाद, आय, व्यय, चौथा है सभी सही है। तो याद रखेंगे तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा वाला, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता है 77। 77 क्या है कि मुद्रास्फीति, महंगाई की बात हो रही है, किस कारण से होती है, किस रीजन से जो महंगाई होती है वो होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, तीसरा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या चौथा उत्पादन में वृद्धि। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास मुद्रा की जो मात्रा होती है या मार्केट में तरलता क्या होती है, जब अधिक होती है, एक वो स्थिति होती है। दूसरी कंडीशन साथ में हो सकती है जब उत्पादन ना बढ़ रहा हो, उत्पादन उतना ही हो रहा हो या उत्पादन घट गया हो। तो एक तरह से मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आपकी मुद्रा है, तरलता है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। मांग ज़्यादा हो रही है लेकिन उत्पादन उतना ही है या कम हो गया है। तो ऐसे में वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं, है ना, वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं। इसका मतलब महंगाई आपको दिखने लगती है, महंगाई होती है। तो इसमें हो जाएगा आपको सेकंड वाला, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78। 78 क्या है? 78 है कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव दिए थे? नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन। पहला है उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, सेकंड कर संरचना सुधार, थर्ड बैंकिंग संरचना सुधार, चौथा पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। तो नरसिम्हन समिति की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी दिशा निर्देश उसने दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें अगला 79। 79 क्या है? समता मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बता। पहला, समताप मंडल का विस्तार पहला क्या है, समताप मंडल का जो विस्तार है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। सेकंड, समताप मंडल की जो सीमा आयन मंडल से लगती है, जो मंडल समताप ओजोन मंडल, गलत। तो समताप मंडल के ऊपर क्या आता है? ओजोन मंडल आता है। फिर उसके बाद आता है आयन मंडल। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस मंडल में बादलों का अभाव है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस मंडल में धूल कण जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है, ये भी ठीक है। तो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल के बाद ओजोन, फिर आयन, फिर बहिर्मंडल आता है। तो ये आपका सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा से, भूमि का जल से, नदी से या हिमनद से? तो वी आकार की घाटी आपको पता है किससे बनती है? आपका नदी से। ठीक, एक इसमें यह भी आता है यू आकार, वी ना हो क्या हो, यू आकार की घाटी, तो वो बनती है आपकी हिमनद से। ठीक, चलिए 81 है कि सदाबहार वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं किन क्षेत्रों में? विषुवतीय क्षेत्र, सवाना, टुंड्रा या मानसूनी क्षेत्र। तो आपको पता है सर्वाधिक वर्षा जहाँ होती है, अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका सदाबहार वन वहीं पे पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है ना, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? विषुवतीय क्षेत्रों में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। 82 क्या है? 82 है कि दक्कन पास, दक्कन पास किन के बीच है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी और छोटा, या सुमात्रा और जावा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, अंडमान निकोबार जो हिमालय का ही विस्तार है बंगाल की खाड़ी में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान समूह है, ये आपका निकोबार समूह है। अंडमान जो आपका द्वीप समूह, इसमें 4 प्रकार के द्वीप है। ठीक है, 4 प्रकार के द्वीप है। इसको कहते हैं आपका उत्तरी अंडमान, इसको कहते हैं मध्य अंडमान, इसको कहते हैं दक्षिण अंडमान, और इसको कहते हैं लिटिल या छोटा, लिटिल छोटा लघु अंडमान। निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 2 द्वीप है मुख्य रूप से,
कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो क्वेश्चन पूछा दक्कन पास, तो दक्कन जो है वो इन दो द्वीपों के बीच में, इन दो द्वीपों के बीच में हो जाएगा दक्षिणी द्वीप और लिटिल द्वीप। दक्षिण अंडमान है, तो अंडमान द्वीप समूह के पार्ट है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल ये आपका छोटा थर्ड वाला। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 क्या कह रहा है। 83 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 पहाड़ियों के या पर्वतों के नाम दे रखे हैं, तो उपिक का उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ आपको सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले महादेव आएगा, महादेव, महादेव, फिर सह्याद्री या सतपुड़ा। ठीक है, फिर सतपुड़ा आएगा, फिर आएगा आपका सह्याद्री। ये होगा 1 3 2, क्या होगा? 1 3 2, थर्ड वाला। ठीक, आंसर है इसका थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 84। 84 क्या है? 84 है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ठीक है, पठारी प्रदेश को वो हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक, नर्मदा जो आपको पता है मध्य प्रदेश में निकलती है, सतपुड़ा के मैकाल, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलने के बाद किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम की तरफ, और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी नदी आपकी नर्मदा ही है। और इसी तरह आपकी अरब सागर या खंभात की खाड़ी में गिर के अरब सागर में मिलने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी आपकी है ना। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी आपको पता होगा गोदावरी है, लेकिन गोदावरी किस तरफ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी बड़ी नदी वो आपकी नर्मदा है। ठीक है, सेकंड कौन सी है? जो सेकंड है वो आप कमेंट में लिख के आप मुझे बताएंगे। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। चलिए, अच्छा माही के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसका उद्गम होता है आपका एमपी के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक, तापी की बात करें तो तापी सतपुड़ा के धूपगढ़ चोटी से निकलती है ना। कहाँ से? धूपगढ़ चोटी, जो आपको पता है महादेव पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है। ठीक, साबरमती की बात करें तो साबरमती के तट पे गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85। 85 क्वेश्चन क्या है? 85 क्वेश्चन है कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है, इसका कारण क्या है? मैं आपको बता दूं, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ये बीचों बीच वाले जो आपकी अक्षांश रेखा विषुवत कहलाती है, ये वाली जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा कहते हैं, है ना। और आपको पता है कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब भारत का वो हिस्सा जो कर्क रेखा के दक्षिण में आएगा, ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को, पूरे भारतीय प्रदेश को क्या कहते हैं? या भारत के उत्तरी क्षेत्र को भी क्या कह रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय। जबकि ये तो नहीं है, ये ऊपर वाला तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ठीक, क्योंकि आपको पता है उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से जो आपकी हवाएं चलती हैं, वो हिमालय की उपस्थिति के कारण क्या होती है? हिमालय से टकरा के वापस हो जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में वास्तविक शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है, जिस वजह से हम इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध में स्थित ना होने के कारण भी, क्योंकि वास्तविक शीत ऋतु नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे गर्म रहता है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ही काउंट करते हैं या कहा जाता है इसको। ठीक, इसका आंसर क्या है? चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तटीय मैदान, डेल्टा क्षेत्र होते हैं, और उत्तर भारत के मैदानों की उत्कृष्ट मैदान, जो सबसे आपकी उपजाऊ मृदा है, वो कौन सी है? जलोढ़, शुष्क, काली या आपकी लव? तो आपको पता है जलोढ़ है। ठीक है, जलोढ़ के 2 भाग होते हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर, बांगर आपको पता है पुरानी जलोढ़ कहलाती है ना, पुरानी जलोढ़ तो कम उपजाऊ होती है, नाम मात्र की, और ये होती है आपकी नई जलोढ़, है ना, नई जलोढ़ जो आपकी उपजाऊ होती है ना, यही आपकी उपजाऊ मृदा होती है। शुष्क मृदा की बात करें तो मेनली यहाँ की राजस्थान में पाई जाती है, थोड़ा राजस्थान पंजाब एरिया के आसपास गुजरात का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। काली की बात करें तो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कहाँ? महाराष्ट्र। और काली मिट्टी को क्या क्या किन किन नाम से जानते हैं हम? रेगुर भी कहते हैं, ठीक है, काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास, रेगुर मिट्टी, काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक, अगर लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है आपका तमिलनाडु में। ठीक,
तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 87 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। परमाणु संयंत्रों के नाम दे रखे हैं और राज्यों के नाम दे रखे हैं। तारापुर की बात करूं, तारापुर आपको पता है महाराष्ट्र में। रावत भाटा याद कर सकते हैं, रा से, ये राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान। काकड़ापाड़ा गुजरात, कैगा इसको इसी से याद कर सकते हो, कैगा से, ये आपका कर्नाटक में, ठीक है। तो क्या होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसमें आपको थर्ड वाले 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 88। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किस भाषा को? बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल या आपका पास्कल। तो इसका आंसर आपका कौन सा? फोर्ट्रॉन, ठीक। सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 89 क्या है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? कंप्यूटर की बात हो रही है। ट्रांजिस्टर, वृत्त, एकीकृत परिपथ या आपका निर्वात नलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है, वृत्त, एकीकृत आपका परिपथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, है ना, जीएस का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, आपका फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैम में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमने देखे क्वेश्चन उत्तराखंड के हिंदी को जीएस के 90 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे। बाकी इसके आगे के जो आपके क्वेश्चन है 10 सीजन के, वो सौरभ सर हमेशा की तरह सौरभ सर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम मॉक नंबर 3 देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वही देखते हैं। ये मॉक शायद पहले छूट गया था बीच में, इसको हमने मिस कर दिया था अपलोड करना, तो आज हम इसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास नंबर सीरीज का, तो मेरे को रॉन्ग नंबर बताना है इसमें। तो मैं नंबर देखूँ यहाँ पे, तो 19 है, 28 है, 39, 52, 67, 84 और 102। तो मुझे इसमें से कोई गलत बताना है, तो मैं डिफरेंस देख लेता हूँ। 19 में 9 ऐड करूँ तो 28, 28 में 11, 39, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ठीक है। और अगला है 18 हो रहा है ऐड, जबकि अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखूं 9, 11, 13, 15, 17 और अब 19 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 84 में मैं 19 ऐड करूंगा तो मेरा 103 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया 102। तो जो गलत आंसर है वो है 102, यानी ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा, ठीक है। 9, 11, 13, 15, 17, 19 का पैटर्न बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है मिसिंग टर्म का, तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए बताना है। तो अगर मैं देखूँ इसको, मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया इसको या तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं या फिर ऐसे, तो इसको फिलहाल नीचे को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं देखूँ 11 है दिया हुआ प्लस 14 इंटू 2, है ना, तो 14 दूना 28 और 11 होते हैं हमारे पास 39। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो तो मेरे पास 39 आ जाए। अगला ऐसे देखूँ 12 प्लस 15 इंटू 3, तो 45 और 12 होते हैं 57, ठीक है। ऐसे अगला देखूँ 13 तो और 16 इंटू 4, तो 64 और 13 ये होते हैं हमारे पास 77। तो इसका आंसर यहाँ पे 77 आना था। तो ऑप्शन तो मेरे पास कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या किया है, 14 दूना 28 प्लस 11 39, 15 3 45 प्लस 12 57 और 16 चौको 64 और 13 77। तो इसका आंसर होगा 77, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बोला कि प्रभात को याद है कि उसकी जो माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद आता है और 21 से पहले आता है। यानी प्रभात को याद है कि उसकी जो मम्मी का जन्मदिन है वो 17 से तो पहले आता है और 21 के बाद आता है, सॉरी 17 के बाद आता है और 21 के पहले। तो 17 के बाद यानी 18, 19, 20 और 21 से पहले। तो अगर मैं देखूं 18, 19, 20, तो इससे तो पहले है और इसके बाद में है। और जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी जो मम्मी का जन्मदिन है वो 19 अप्रैल के बाद आता है, तो 19 के बाद आता है और 24 से पहले। तो 19 के बाद एक डेट है 20, एक है 21, एक है 22। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो उसकी बहन को लगता है कि उसकी मम्मी का जन्मदिन इस दिन पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं उसके भाई यानी प्रभात और उर्मिला, तो इनमें से कौन सा एक डेट कॉमन है, तो वही दिन उसकी मम्मी के जन्मदिन का होगा। तो यहाँ और यहाँ देखें तो 20 दिन कॉमन आ रहा है, तो यानी उसकी जो मम्मी का जन्मदिन होगा 20 तारीख होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दोनों का लिख लेते हैं और जो दोनों जगह कॉमन होगा वही दिन उसकी मम्मी के जन्मदिन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्लॉक का,
है ना। तो ये टाइम एरर का क्वेश्चन है। तो बोला है एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो यानी 3 घंटे में अगर 12 सेकंड बढ़ेगी तो 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ेगी, क्योंकि 3 घंटे में 12 बढ़ रही है तो हर 1 घंटे में 4 सेकंड। ठीक है। अब उसने रविवार को 3 बजे अपराह्न यानी 3 बजे दिन के बाद उसको सेट किया था, है ना। तो मंगलवार को सुबह 10 बजे का टाइम बताएगी। तो इसने रविवार को किया 3 बजे, है ना। अब मैं रविवार से और मंगलवार तक का देखूं तो कितना टाइम होगा, तो 3 से अगले 3 के हो जाएंगे, यानी दिन के 3 के 24 घंटे। तो ये सोमवार के 3 बजे तक, फिर अगले अगर मैं देखूं अगले 3 तक, ये सुबह के 3 आएंगे, जो सुबह का 3 का मतलब जो रात के 12 बजे के बाद आएगा। ठीक है, तो 12 घंटे आ जाएंगे। और अगला देखा जाए तो अब मुझे 10 बजे तक जाना, तो 3 से 10 बजने पर मेरे को 7 घंटे और लगेंगे। तो कुल मिला के जो घड़ी ट्रैवल करेगी वो करेगी 12, 24, 36, 43 घंटे। तो ये 43 घंटे ट्रैवल करेगी। अब देखो 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ रही है, 1 घंटे में 4 सेकंड, तो 43 घंटे में इधर भी 43 और इधर भी 43 की मल्टीप्लाई कर दो, 43 इंटू 4, तो 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 1 17, 172 सेकंड ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी। तो यानी टाइम तो बजना था भाई 10 बजने थे, पर क्योंकि घड़ी हर 1 घंटे में 4 सेकंड आगे जा रही है तो 43 घंटे ये चली, तो यानी 172 सेकंड आगे चलेगी। और 172 सेकंड को अगर मैं ब्रेक करूं तो भाई मेरे पास आते हैं 120 सेकंड प्लस 52 सेकंड। तो 120 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 2 मिनट और 52 सेकंड। तो यानी घड़ी को तो चलना था 10 बजे, मतलब उसकी जो टाइमिंग होनी थी 10 आनी थी, पर ये जो टाइमिंग दिखाएगी एक्चुअल वो दिखाएगी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा 10 बजकर 52 मिनट, 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही, तो मैंने 1 घंटे का निकाला कि हर 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ेगी। रविवार को 3 बजे इसको सेट किया था, तो मुझे मंगलवार को 10 बजे देखना है। तो रविवार से सोमवार 3 बजे तक, दिन के बाद वाले 3 तक 24 घंटे चलेगी। सोमवार से मंगल के, अब मंगल का दिन का 3 तो नहीं आएगा, पर सुबह वाला आएगा, सुबह इन द सेंस यानी जो रात के 12 बजने के बाद जो सुबह को ट्रैवल होती है, तो 3 बजने में 12 घंटे और चलेगी। और 3 से जो मॉर्निंग 7 तक, मॉर्निंग 10 तक जो चलेगा वो 7 घंटे और चलेगा, तो कुल मिलाकर 43 घंटे चलेगा। 1 घंटे में 4 सेकंड, तो 43 घंटे में दोनों साइड 43 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 172 सेकंड ये एक्स्ट्रा चलेगी। घड़ी की टाइमिंग होनी थी 10 बजे, तो ये 172 सेकंड एक्स्ट्रा होगी, तो 172 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 120 सेकंड प्लस 52 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब तो 2 मिनट, तो घड़ी जो टाइम दिखाएगी वो 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड दिखाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास 95 क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि 18 का रिलेशन 9 से, तो 12 का रिलेशन किससे होगा, ये क्वेश्चन हमारे बताना है। तो 18 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 से 6 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलॉप्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी मोर जो है वो शेर है और कुछ बाघ मोर है। तो यानी बाघ का कुछ पोर्शन क्या है मोर ने कवर किया है। तो उसने बोला है कुछ शेर बाघ नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो पहला तो मेरा गलत है। सभी बाघ शेर हैं, तो देखो ये बाघ है ये शेर है, सभी के बारे में बात नहीं कही है, मतलब मेरे को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। कुछ बाघ शेर हैं, तो देखो बाघ का ये वाला हिस्सा शेर को शेर वाले पोर्शन को टच कर रहा है कुछ वाले में ना, तो ये सही है। और बोला है सभी मोर बाघ है, तो देखो यहाँ पर कुछ की बात है, सभी के बारे में मुझे नहीं पता है, तो ये चौथा भी गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल तीसरा निष्कर्ष हमारा सही निकलेगा। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा केवल तीसरा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास। मेरे को नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनने हैं, है ना, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। तो अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 तो मेरे पास ऐसे ट्राइंगल है जो छोटे छोटे हैं, है ना, जो सिंगल ट्राइंगल से मिलकर बना है। अब मैं देखूंगा कितने ऐसे ट्राइंगल निकलेंगे जो हमारे पास 2 या 3 फिगर से मिलकर बना हुआ। तो अगर मैं देखूं 9 तो मेरे पास ये एक 10, ठीक है, ये एक 11, ये एक 12 और एक सबसे बड़ा वाला बनेगा 13। तो 4 और एक्स्ट्रा बनेंगे, तो टोटल इस वाले में
13 ट्राइंगल बनेंगे हमारे। ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा 13। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने छोटे छोटे काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये तो छोटे छोटे हैं, 9 तो मेरे छोटे निकले। उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 फिगर से मिलके कौन सा बन रहा है, तो सबसे पहले ये वाला 1, ठीक है, फिर इस साइड 2, फिर इस साइड 3 और एक बड़ा वाला यानी यहाँ से और यहाँ 4। तो टोटल हमारे पास 13 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन है। इसमें मेरे को ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास पहले सिंगल लाइन ड्रॉ करी हुई थी, है ना, फिर इसने यहाँ पे एक लाइन नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो यानी यहाँ पर अगर सिंगल लाइन वाला फिगर था, यहाँ पे डबल लाइन वाला फिगर आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, मेरे को ये बताना है। और यहाँ पे मेरे को दिया है कि यहाँ पे देखो एक लाइन, फिर 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 लाइन वाला फिगर है। तो यहाँ पे देखो सिंगल फिगर, यहाँ पे डबल वाला, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 वाला। तो अगर मैं 3 वाला देखूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, एक ए है एक बी है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सिमिलर है। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरा बनेगा वो बनेगा ये एक लाइन, 2 लाइन और ये तीसरी लाइन। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 3 यहाँ पर भी थे 3 यहाँ पर भी थे, ये वाला इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला सिमिलर है। ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन पे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा ये वाला फिगर बन जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है मेरे पास, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और बोला है एक लड़की के चित्र को इशारा करते हुए, संकेत करते हुए रोहित ने कहा। तो रोहित ने एक फोटो की ओर, एक लड़की की फोटो थी, तो उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि उसकी कोई बहन और पुत्री नहीं है, पर जो उसकी माँ है यानी लड़की की जो माँ है वो रोहित की जो माँ है उसकी बेटी है, उसकी पुत्री है ना। तो लड़की की माँ और रोहित आपस में भाई बहन है। तो उसने बोला चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो चित्र वाली लड़की रोहित की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। और रोहित लड़की का क्या रहेगा? मामा। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा। ठीक है, भांजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो एक वर्ड दिया मेरे पास SHOE, इसका सिमिलर लिखा है उसने NCZZ। तो मुझे REWA का बताने की यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, एनोलॉजी का क्वेश्चन है तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। तो S90 H आता है 8 पे, O 15 पे आता है और E 5 पे आता है। ठीक है, तो N 14 पे आता है, C 3 पे आता है, J 10 पे आता है और Z 26 पे आता है। 19 का 14, 8 का 3, 15 का 10 और 5 का 26, यानी हर किसी में उसने 5 माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखना ई में, यानी ई का नंबर 5 है, 5 में अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो 0 आएगा। 0 पे कोई वर्ड तो आता नहीं है, तो हम वापस चले जाते हैं जेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ई में 5 माइनस करूंगा तो जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ, R 18 पे आता है, E 5 पे, W 23 पे और A 1 पे। ठीक है, तो 18 में से 5 यहाँ पर 5 माइनस होगा, 18 में से 5 माइनस करूंगा तो 13, तो 13 पे M आता है। E पे मैं 5 माइनस करूंगा, यानी 5 में 5 माइनस करके 0, और मैंने बोला है कि 0 पे कोई नंबर कोई लेटर तो आता नहीं है, तो 26 वापस आ जाएगा, यानी Z आ जाएगा। और W में 5 माइनस करूंगा तो 18, 18 पे आता है हमारे पास R, और 1 में 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22, यानी B। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा MZRB। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है तो उसको आप 26 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।